Dear students, we are gonna study about the skeletal muscle work. आप जानते हैं कि skeletal muscles में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह से काम करता है और कुछ इंटरेस्टिंग सवालात हैं। कभी आपने सोचा why does the body become stiff after the death? मरने के बाद बंदा अकड़ क्यों जाता है, उसमें बॉडी टाइटनेस क्यों आ जाती है, मसल्स टाइट क्यों हो जाते हैं। क्या मसल्स नर्व सिग्नल के बगैर भी काम कर सकता है? मतलब अगर ब्रेन सिग्नल ना दे तो काम कर सकता है? आप क्या सोचते हैं? अगर एटीपी रिक्वायर्ड है रिलैक्सेशन के लिए तो मसल रिलैक्सेशन एक्टिव हुई या पैसिव? एक और बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है। अगर मसल्स बात कर सकते तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो मसल्स क्या कंप्लेन करते हैं आपको? यानी कि 3 घंटे आप बैठे हैं तो मसल क्या कंप्लेन करेंगे आपको? Let's discuss all the things in this lecture. अभी हम डिस्कस करने लगे हैं स्केलेटल मसल। स्टार्ट से लेके चलेंगे, फ्रॉम बेसिक टू वेरी एडवांस, जितना आपको रिक्वायर्ड है। स्केलेटल मसल्स में आप मुझे बताइए कि ओरिजिन, इंसर्शन, टेंडन, लिगामेंट ये क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कंप्लीट मसल है। इस कंप्लीट का ये मोटा सा हिस्सा जो है इसको हमने मसल बेली का नाम दिया। इसके साथ में अगर हम देखें तो इस मसल के एक ये एंड बन रहे हैं और एक एंड जो है वो हमारे पास ये वाला बन रहा है, यानी कि दो तो एंड हैं। एक एंड को हम ओरिजिन कहते हैं जो कि स्टेशनरी बोन के साथ अटैच होता है विद रेफरेंस टू दिस मसल ड्यूरिंग द मूवमेंट, जबकि ये वाला एंड जो है दिस कैन बी नेम्ड एज इंसर्शन, क्योंकि ये ड्यूरिंग द मूवमेंट मूवेबल बोन के साथ ज्वाइन होता है। सो टेंडन क्या है? टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखें, टेंडन जो है ये बेसिकली मसल को बोन के साथ ज्वाइन कर रहा है। सो ऐसा पार्ट, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक मसल को बोन के साथ ज्वाइन करे टेंडन कहलाता है। और अगर हम बात करें लिगामेंट की तो लिगामेंट बेसिकली एक बोन को दूसरी बोन के साथ ज्वाइन करता है। सो हियर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्विज, एमसीक्यू, which one is insertion, origin, tendon, ligament? But here is a one more question for you. You will tell me in the comment. क्या ये कि इनमें से इलास्टिक कौन सा है और इनइलास्टिक कौन सा है? ओके, नेक्स्ट we'll move towards the structure of skeletal muscle. Dear student, यहाँ पे हमारे पास एक बोन है। दिस वन ह्यूज इज अ बोन। अब इस बोन के साथ अगर हम देखें तो टेंडन जो है उसके साथ स्केलेटल मसल अटैच होता है। हम इसे स्केलेटल मसल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होता है, इसलिए हम इसे स्केलेटल मसल के नाम से मेंशन करते हैं। अब ये स्केलेटल मसल की बेली को अगर हम कट करें तो उसमें देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमें मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं? मसल बंडल, यानी कि बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। ये जो मसल बंडल्स हैं इनके अंदर मसल फाइबर्स मौजूद हैं। अब अगर हम इससे फर्दर मूव करें तो हमारे पास जो मौजूद है सार्कोलीमा, जो कि एक कवरिंग है, आप ऐसा कह सकते हैं, एक्टिंग एज अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। इसके अंदर अगर हम देखें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी मायोफिब्रिल्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सार्कोमर है जो कि इसका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। इसी के अंदर अगर हम फर्दर देखें तो एक्टिन
मायोफिलामेंट और मायोसिन मायोफिलामेंट मौजूद है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास। अगर मैं बात करूँ मसल बंडल की, तो आप जानते हैं कि ये मसल के अंदर मौजूद है। मसल बंडल के अंदर आप जानते हैं कि मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। मसल फाइबर्स का डायमीटर 10 टू 100 माइक्रोमीटर के राउंड बाउंड है। मायोफिब्रिल्स का डायमीटर 1 टू 2 माइक्रोमीटर्स के राउंड बाउंड है। मायोफिब्रिल्स बेसिकली मसल फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर जो मौजूद होते हैं, मायोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं। मायोफिलामेंट्स दो तरह के हमने डिस्कस किए, एक एक्टिन एंड द अदर वन इज मायोसिन। अब ये जो एक्टिन है इसका डायमीटर 7 टू 8 नैनोमीटर, मायोसिन का डायमीटर जो है वो अराउंड 16 नैनोमीटर के अराउंड मौजूद है। Students, here can be in the form of question like which one is muscle cell? What is the diameter of muscle fiber? Myofibrils, myofilaments, etc. डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो मसल बंडल्स को हम अदर नेम मसल फेसिकल्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। मसल फेसिकल्स बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक मसल्स के लिए एक सबसे मसल से नेक्स्ट लेवल की, जो आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उसकी कटिंग है या उसके अंदर मौजूद है, वो हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, मसल बंडल्स या फेसिकल्स मौजूद है। हर स्केलेटल मसल के अंदर ये ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स, या फिर हम इसे एक सेल भी कह सकते हैं या फिर मायोसाइट्स भी कह सकते हैं। मायो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू स्केलेटन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन से रिलेट करता है। मसल्स के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि रीनल हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं, हेपेटो हम लिवर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं मसल के लिए, मायो का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये मायोसाइट्स है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल, उसके अंदर स्केलेटल मसल बंडल्स या मसल फेसिकल्स, और उसके अंदर मसल फाइबर सेल्स या मायोसाइट्स मौजूद हैं। हर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, इनके अंदर मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, मायोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं। तो मायोफिब्रिल्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि हर मसल फाइबर जो होता है उसमें बंडल्स ऑफ 4 टू 20 इलांगेटेड, यानी कि 4 से लेकर 20 तक मायोफिब्रिल्स मौजूद हो सकते हैं। और मायोफिलामेंट्स हमने अभी डिस्कस किया कि टू टाइप्स के हैं, द वन इज एक्टिन एंड द अदर वन इज मायोसिन। ये एक मज़ीद एलाबोरेटेड डायग्राम है इसकी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम देखें तो बोन है, टेंडन सेम, मसल्स, मसल्स को कट किया तो उसके अंदर फेसिकल्स, मसल फेसिकल्स के अंदर हमारे पास मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के अंदर देखें तो मायोफिब्रिल्स। But here is a very important point to cover, that is the coverings of the muscle, that is the epimysium. सेम एज इट इज इसके अंदर जो मौजूद हमारे पास मौजूद है वो मसल बंडल है। मसल बंडल्स को हमने मसल फेसिकल का नाम दे दिया। अब ये जो फेसिकल्स हैं इनकी कवरिंग को हम पेरीमेसियम के नाम से मेंशन कर सकते हैं। जबकि आगे हमारे पास देखें तो ये हमारे पास मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स की कवरिंग को हम एंडोमेसियम के नाम से मेंशन कर सकते हैं। You know that there's a one more covering, or you can say that cell membrane, which is the sarcolemma. लेकिन sarcolemma के ऊपर जो है वो एंडोमेसियम मौजूद होती है, जबकि myofibrils is present within the muscle fiber. ये मसल फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं। Student, here's a question, or you can say that a quiz related to the coverings. एपिमिसियम को अल्फा कहें, पैरामिसियम को बीटा कहें, एंडोमिसियम को चार्ली कहें, और
सार्कोलीमा को डेल्टा कहें तो फोर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक कवरिंग ऑफ मसल is epimysium, covering of muscle bundles, perimysiums, coverings of muscle fiber, endomysium, and the cell membrane of a myocytes, that is the sarcolemma, जो यहाँ पे आती है। स्टूडेंट्स, मसल फाइबर को हम एक मसल सेल कहते हैं। अब एक सेल के अंदर वो हर चीज मौजूद होती है जो एक नॉर्मल सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है। एक जनरलाइज सेल में हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसके अंदर भी सेम एज इट इज माइटोकॉन्ड्रियॉन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। इसके अंदर ग्लाइकोजन भी मौजूद होता है। इसके अंदर ग्लाइकोजन के साथ साथ में मायोग्लोबिन भी मौजूद होती है। जबकि इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है जिसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके ना ये ट्यूब्स बनाती है। इन ट्यूब्स को हम टी ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स, यानी कि ये 90 का एंगल बना रही होती हैं, सो कैन बी नेम्ड एज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो इसके अंदर साइटोसोल, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हम देखें तो ये बेसिकली इसमें ये लाइंस मौजूद होती हैं। सार्क मायोफिब्रिल्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सार्कोमर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, मोर इलेबोरेटेड डायग्राम है, जैसे कि ये सबसे आउटर मेम्ब्रेन सार्कोलीमा, इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं जिसको हम सार्कोमर कहते हैं। इसके अंदर ये फिब्रिल्स मौजूद हैं जिसको मायोफिब्रिल्स का नाम दिया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं। और इसमें ये टी ट्यूब्यूल्स, आई हैव टोल्ड यू दैट कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो कि सार्कोलीमा बनाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं। इसमें ये थिक, जिसे हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, और थिन एक्टिन फिलामेंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हियर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि मसल साइटोप्लाज्म, यानी कि मसल सेल का साइटोप्लाज्म सार्कोलीमा सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन सार्कोलीमा कहलाती है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी रखती है, मतलब इसमें नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। अब यहाँ भी ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एस आर कहते हैं। बेसिकली इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, सो ये एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसीडर होते हैं। सो इनमें कैल्शियम स्टोरेज होती है, ये कैल्शियम स्टोरिंग सैक्स भी कहलाती हैं। मायोग्लोबिन, जिसे हम एम भी कह सकते हैं, जो कि एक रेड ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये रेड मीट हमें रेड नज़र आता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनके फिलामेंट्स की, वो इट्स लुक लाइक अ हॉकी जैसे आपको नज़र आ रहा है, जैसे हॉकी स्टिक को। जी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल उसी तरह से है। अगर हम देखें ना इस मायोसिन फिलामेंट को, तो ये थिक कंसीडर होता है क्योंकि इसके डायमीटर एज कंपेयर टू अदर फिलामेंट बड़ा होता है। दूसरा फिर ये है कि इसकी जो टेल है वो टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि यहाँ पे ये देखें तो इंटरवाइंड है, यानी कि ट्विस्टेड है एक दूसरे के ऊपर, या ये चीज़। अब ऑन अदर साइड देखा तो इट हैज़ अ हेड। I'm not going to tell you that how many polypeptides are present in the head, but here is you can understand कि ये head मौजूद है। अब जो हेड है ये ग्लोब्यूलर है, जबकि टेल अगर हम बात करें तो ये इलोंगेटेड है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये ही बेसिकली हेड जो है ये कनेक्ट करता है किसके साथ, एक्टिन के साथ ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। और ये काफ़ी ज़्यादा फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक मायोसिन फिलामेंट बना देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, वो ये है कि अगर हम बात करें ये वाला रीजन जो है उसका मौजूद, ये वाला, तो ये हिंज कहलाता है। बेसिकली हिंज हम उसको कहते हैं which have flexibility to move back and forth, जिसमें बैक एंड फोर्थ मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। तो सेम एज इट इज, यू आर राइट 100% कि इसमें भी एबिलिटी है कि ये आगे और पीछे दोनों साइड से
मूव कर सकता है। बेसिकली ये थोड़ा सा आगे मूव करता है एंड देन इट विल मूव बैकवर्ड। तो it has ability to hydrolyze the ATP, so it can act as a enzyme। ये एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। और दूसरा ये पुलिंग फोर्स यानी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करने में भी हेल्प करता है। सो यू कैन से दैट दिस कैन बी नेम्ड एज मैकेनो एंजाइम, जिसमें mechanism in that reference you can say that both activities involve हैं mechanical force apply करने की और enzymatically as ATP को hydrolyze करने की। Students, next is the thin actin filament. You can say that it is made up of different types of proteins, but there is a main core, or you can say the chief amount of protein which is present in it, that is the actin। स्टूडेंट्स एक्टिन ये जो आपको नजर आ रही है ना, दिस वन प्रोटीन एक्टिन। अब ये एक्टिन ग्लोब्यूलर एक्टिन, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जी एक्टिन ग्लोब्यूलर एक्टिन लंबी मिलकर एक हमारे पास फिलामेंटस एक्टिन बनाने में इन्वॉल्व होती है, और ये दो फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हो जाते हैं लाइक बीड्स। बीड्स ऑन स्ट्रिंग एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें नजर आते हैं। अगर हम देखें टू स्ट्रैंड्स हैं ट्रोपोमायोसिन के। अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है, ये धागे से जो नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी इसके अंदर रैपिंग होती है जो कि एक्टिन कोर प्रोटीन को मज़ीद स्टिफन मजबूत करने में, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म स्टूडेंट्स, इट ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट। यानी कि जहां पे मायोसिन हेड ने बाइंड करना है ना, उस जगह को ब्लॉक कर देती है। तीसरी जो इसमें प्रोटीन मौजूद है दैट इज द ट्रोपोनिन। बेसिकली ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल्स पर मौजूद होती है और इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं। द वन इज टी आई इनहिबिटरी, जो कि इनहिबिट करती है बाइंड्स टू एक्टिन, यानी कि एक्टिन के साथ बाइंडिंग को इनहिबिशन करेगी किस चीज की, मायोसिन हेड की। दूसरा है टीटी, यू कैन से दैट इट बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन, यानी कि ये तीनों प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है। टीसी विच बाइंड विद द कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी। स्टूडेंट, कैल्शियम के साथ क्यों बाइंड करेगी, हम आगे देखेंगे। क्रॉस ब्रिज क्या है, एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन कैसे लगेगी। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये फिलामेंट हमने अभी अभी डिस्कस किया है। ये हमारे पास कौन सा फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। ये फिलामेंट आपने अभी डिस्कस किया है। ये हमारे पास जो बड़ा सारा फिलामेंट मौजूद है, ये मायोसिन फिलामेंट है। स्टूडेंट्स, जो मायोसिन फिलामेंट है इसके ऊपर काफी ज्यादा हेड्स नजर आ रहे हैं आपको। जैसे ये हेड बाइंड करेगा, दिस वन बाइंडिंग, और यू कैन से दैट जब भी ये बाइंड करेगा, दिस बाइंडिंग इज नेम्ड एज क्रॉस ब्रिज। दिस बाइंडिंग इज नेम्ड एज, यानी कि ये जो मायोसिन मॉलिक्यूल है इसका ये रॉड शेप जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता बाइंडिंग में। बाइंडिंग में उसका हेड इन्वॉल्व होता है, और जब ये हेड एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करता है तो एक क्रॉस ब्रिज बन जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये हमारे पास जो थिक फिलामेंट था, इसके अराउंड कितने थिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट, एक थिक फिलामेंट है और इसके अराउंड 6 थिन फिलामेंट मौजूद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस में भी आ चुका है कि 1 और 6 की रेशो बनती है बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट, यानी कि 1 थिक फिलामेंट विल बाइंड विद 6 थिन फिलामेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि इसमें स्ट्रिएशंस मौजूद होती हैं। कौन सी स्ट्रिएशन भाई, हमारे पास लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं जिनको हम स्ट्रिप्स कहते हैं। होते किस में हैं, मायोफिब्रिल्स में होते हैं। किस में होते हैं, मायोफिब्रिल्स में। ओवरऑल हमें मसल स्ट्रिप्ड ही नजर आता है। अगर हम देखें इसमें तो ये हमारे पास थिक फिलामेंट है जो कि डार्क बैंड क्रिएट करता है।
और ये सिर्फ और सिर्फ ए बैंड कहलाता है। ए क्यों हम कहते हैं? क्योंकि एनिसोट्रॉपिक होता है और ये पोलराइज कर सकता है विजिबल लाइट को। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, जहां जहां पे भी थिक फिलामेंट है वो रीजन क्या कहलाएगा? ए बैंड कहलाएगा। ओके, थिन फिलामेंट जो है ये लाइट बैंड क्रिएट करेगा और लाइट को हम आई बैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक, या आप कह सकते हैं कैनॉट पोलराइज द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, नॉन पोलराइजिंग रीजन आप कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड दैट यहाँ पे जो हमारे पास थिन फिलामेंट है, जहां जहां पे भी थिन फिलामेंट है वो रीजन क्या कहलाएगा? आई बैंड कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आई बैंड के अंदर कौन से फिलामेंट्स मौजूद हैं? थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। जबकि ए बैंड के अंदर कौन से फिलामेंट्स मौजूद हैं? थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं। बट हियर यू कैन नोट, जहां पे भी ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा किस में आ रहा है? ए बैंड में। सो ए बैंड के अंदर हमारे पास थिक फिलामेंट भी होते हैं और पार्टली या थोड़ा सा हिस्सा जो है वो थिन फिलामेंट का भी आता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम अपीयरेंस देखें ना तो हमें आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड अल्टरनेटिव नजर आते हैं। लेकिन ए बैंड के अंदर हमें एक ब्राइटर जोन नजर आ रहा है या लाइटर स्ट्रिप नजर आ रही है। इस लाइटर स्ट्रिप को हम एज जोन कहते हैं बिकॉज एज हैली, हैली मीन से ब्राइट जोन। ये ब्राइट जोन क्यों बना? स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है एज जोन के अंदर, जबकि बाकी अगर हम पोर्शन देखें ना ए बैंड का तो उसमें ओवरलैपिंग मौजूद है। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग है वो हिस्सा ज़रा डार्क है, जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है वो हिस्सा ब्राइट है। सो इस एम एम लाइन की अगर हम जिक्र करें तो ये बिल्कुल ए बैंड के मिड में मौजूद होती है। यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बेसिकली वो जो थिक और थिन फिलामेंट थे वो बेसिकली इसकी तरफ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, टू जी लाइन कम क्लोजर एंड दिस हैपन। स्टूडेंट्स, जी लाइन कहाँ मौजूद होती है? जी लाइन बेसिकली आई बैंड जो है उसकी मिड लाइन को हम जी लाइन कहते हैं। सो एच जोन या ए बैंड या डार्क जो हमारे पास बैंड है उसकी मिड लाइन को हमने एम लाइन का नाम दिया है। जी का मतलब ज्विशन है और ज्विशन का मतलब बिटवीन, मतलब दो, बिटवीन टू, you can say that between two A and I band. स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट कीजिएगा, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओ व्हाट इट इज? इट इज अ सार्कोमर। अब देखिए सार्कोमर में क्या होता है, थिन फिलामेंट में आपने अभी देखा कि उसकी जो डिस्क है उसको हमने क्या नाम दिया? जी लाइन। और दो कंजेक्टिव जी लाइन के दरमियान में जो हमारे पास रीजन है वो सार्कोमर कहलाता है। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि यहां पे देखिए तो ये जी लाइन एक, सॉरी, here it is z line, here it is another z line, and these z line come close to each other during the contraction, and between these two z line there is a small contractile unit that is named as sarcomere. Students, contraction कैसे होती है? That is being explained by a filament model that is named as sliding filament model. और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए है। किसके लिए है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। दो साइंटिस्ट, हक्सले एंड एफ हक्सले, इन्होंने प्रपोज किया 1954 में एंड एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जितने भी इवेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं सारे के सारे एक्सप्लेन किए। नंबर वन, इनके जो मेन स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जो थिन फिलामेंट है दैट स्लाइड पास ओवर थिक फिलामेंट
यानी कि ये जो थिन है ये स्लाइड करती हैं ओवर थिक फिलामेंट। नंबर टू, जी लाइन इज ब्रॉट कम क्लोज टू ईच अदर, यानी कि ये जो जी लाइन यहाँ पे थी इधर थी, ये एक दूसरे के करीब आ जाती है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो जी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जबकि जी लाइन के बाद आई बैंड शॉर्ट हो जाता है क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है। अब ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है तो अनओवरलैप्ड हिस्सा कम होगा, जो कि एच जोन है वो डिसअपियर हो जाता है। Cross bridge overlapping increase and the movement will be towards the M line. Always towards the M line during contraction. Students, a very important question. Okay, during contraction, length of myofilaments क्या होगी? दोनों की डिक्रीज होगी, दोनों की इंक्रीज होगी, एक इंक्रीज करेगी, एक डिक्रीज करेगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी? What is your answer? Let me know in the comment section. जी स्टूडेंट्स, एक मोटर यूनिट है, ये क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज इज बीइंग इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स। ये झूठ है कि हम नर्व इम्पल्स के बगैर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि हम लैब में फिर क्या करते हैं जब हम मसल ट्विच के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स, दैट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएटेड इन्वायरमेंट, यू कैन से दैट कि हम फिर भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बेसिकली मसल को क्या चाहिए? नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स आता है उस जंक्शन पर जहां पे मसल और नर्व का आपस में इंटरेक्शन होती है। अब ये इंटरेक्शन बेसिकली एक नर्व है और बहुत ज्यादा मसल फाइबर्स हैं। जब ऑल द फाइबर्स innervated by a single motor nerve, then it can be named as motor unit. अब देखें यहाँ पे हमारे पास मोटर न्यूरॉन लिखा गया है, यानी कि एक न्यूरॉन है और काफी ज्यादा मसल फाइबर्स हैं। जब इनके दरमियान में interaction होती है तो that is named as neuromuscular junction, that interaction, and overall it is named as motor unit. Students, point to be noted, मसल फाइबर्स जैसे इनको एक्शन पोटेंशियल फायर होता है मोटर न्यूरॉन से, तो ये इकट्ठे इंटरेक्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता क्या है? न्यूरॉन, ये जैसे नर्व इम्पल्स आता है, जैसे नर्व इम्पल्स आएगा तो ये इसकी सिनैप्स है बेसिकली ये, जिसमें हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन होती है। सार्कोलीमा के अंदर ये मेम्ब्रेन है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और मोटर एंड प्लेट भी है। तो जैसे ही यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, सार्कोलीमा के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है। स्टूडेंट, सार्कोलीमा बनाती है टी ट्यूब्यूल्स, यानी कि अगर हम देखें ना तो ये सार्कोलीमा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके अंदर कैल्शियम मौजूद है। यहाँ पे ये डीप ट्यूब्स बन जाती हैं। These tubules is named as T tubules क्योंकि ये बेसिकली 90 के एंगल पे बनती हैं। सो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स भी हम इसे टी ट्यूब्यूल्स कॉमनली कह देते हैं। अब बाहर का जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आसानी से जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स मिलकर हर एक मसल सेल के अंदर कलेक्टिवली हमें टी सिस्टम बनाने देती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टी ट्यूब्यूल्स कहाँ पे पेनिट्रेट करती हैं? जी लाइन या फिर ए एंड आई जंक्शन के ऊपर। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये जहां पे टी ट्यूब्यूल्स जा रही होंगी ना, या तो वो जी लाइन होगी या फिर
AMI बैंड जंक्शन होगा। स्टूडेंट एक वर्ड है ट्राइएड। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हमारे पास एक, दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरी टीट्यूब्यूल मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको हमने ट्राइएड का नाम दिया। आप ऐसे कह सकते हैं कि टी ट्यूब्यूल्स और उसके टर्मिनल पोर्शंस जो उसके एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर फिब्रिल्स के लेंथ के अलोंग ये क्या बना रही हैं? ट्राइएड्स बना रही हैं। इसमें देखा जाए तो कैल्शियम स्टोर होता है। जैसे नर्व इम्पल्स आता है ये सार्कोलीमा से, सार्कोलीमा से टीट्यूब्यूल्स, टीट्यूब्यूल से फिर आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे इनके पास आता है तो इनके गेट ओपन हो जाते हैं और ये कैल्शियम आयंस को बाहर रिलीज कर देती हैं। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जब मसल्स हैं, बोर तो नहीं हो रहे आप? अगर हो रहे हैं तो सोचें मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जरा अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके देखें, दोनों आर्म्स को। हो रहे हैं क्योंकि आपने ब्रेन से ऑर्डर दिया है। स्टूडेंट जब ब्रेन से ऑर्डर आएगा तो ये आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैसेज जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक से टीट्यूब्यूल्स, और टीट्यूब्यूल्स जो हैं वो बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करेंगे? कैल्शियम आयंस। हियर यू नो दैट ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड कर सकता है। सो जैसे रिलैक्स्ड स्टेट पे कैल्शियम आयन आके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही ब्रेन हमें इजाजत देता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और होता क्या है? कैल्शियम रिलीज होता है। अंडरस्टैंड करते हैं एक फ्लो चार्ट जिसमें आपको ये चीज समझ आ जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखिएगा हाईलाइट हो रहा है कि ब्रेन नर्व इंपल्स भेजती है मोटर न्यूरॉन्स तक। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं मसल टू मसल फाइबर्स बनाती हैं, यानी कि मसल्स तक आते हैं। मसल फाइबर्स बेसिकली यहाँ पे एक मोटर यूनिट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं। जैसे रिलीज होंगे सार्कोलीमा तक जाएगा जो कि अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना सकती है, यानी कि एसिटाइलकोलिन उसमें जनरेट करवाते हैं। सार्कोलीमा से टीट्यूब्यूल्स, टीट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर जैसे ही आएगा तो ये यहाँ से कैल्शियम आयंस रिलीज करेंगे बेसिकली सार्कोप्लाज्म के अंदर। यहाँ से फिर आगे मैसेज जाएगा, बेसिकली रिलीज होंगे कैल्शियम आयंस और वो बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन के साथ। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। ट्रोपोनिन किस को शिफ्ट करेगी? ट्रोपोमायोसिन को, जिसने क्या किया हुआ था, उस जगह को कवर किया हुआ था जहां पे एक्टिन ने बाइंड करना था। तो ये उसको शिफ्ट कर देगी। जैसे शिफ्ट करेगी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि क्रॉस ब्रिज बन जाएगी। स्टूडेंट्स, क्रॉस ब्रिज और पावर स्ट्रोक क्या है? देखिए, जैसे ही बाइंडिंग साइड एक्सपोज्ड हुई, जैसे ही बाइंडिंग साइड एक्सपोज हुई, हेड्स बाइंड करेंगे किसके साथ? एक्टिन के साथ, और ये क्या बनाएंगे? क्रॉस ब्रिज। और यू नो दैट जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगी तो ये एक पुलिंग एक्शन लगाएगा, यानी कि मायोसिन हेड जो है वो एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेंगे और कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाएंगे। कॉन्फॉर्मेशनल यानी कि उसकी शेप में चेंज आएगा, और जैसे ही उसकी शेप में चेंज आएगा इसका हेड जो है वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमर, हेमलाइन की तरफ, और ये एक पुलिंग एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा सेंटर की तरफ। एंड दिस पुलिंग एक्शन जो है ये पावर स्ट्रोक कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हियर यू कैन ऑब्जर्व कि ये क्रॉस ब्रिज और ये पावर स्ट्रोक लगाएगा, सो ये एक्टिन फिलामेंट जो है उसको एम लाइन की तरफ खींचेगा। यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन नजर आ रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट है, और ये जो है ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट का हेड जो है वो उसको इस तरफ खींच रहा है।
Students, it's time to understand the crossbreed cycle. Here you can understand steps पावर स्ट्रोक कैसे होता है. स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्ट करें सार्कोमर एट रिलैक्स्ड स्टेट, यानी कि जब वो सुकून की हालत में होता है, उस वक्त क्या बाइंडिंग साइट ब्लॉक्ड होती है या ओपन होती है? तो डेफिनेटली ब्लॉक्ड होती है. मायोसिन हेड ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड कर चुका है एटीपी को, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और इस वक्त इस कंडीशन में है कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, यानी कॉक्ड पोजीशन इन विच इट हैज स्टोर्ड एनर्जी इन दैट पोजीशन. अब जैसे कैल्शियम आयन आएगा, कैल्शियम आयन आया यहाँ पे, नर्व इंपल्स जो रिलीज हुआ था. अब कैल्शियम आयन बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, बाइंडिंग साइट जो है वो ओपन हो जाएगी. जैसे ही ओपन हो जाएगी, मायोसिन हेड किसके साथ अटैच करेगा? एक्टिन के साथ. और एक्टिन के साथ अटैच करेगा तो क्या बनेंगी? क्रॉस ब्रेड्स, और उससे क्या होगा? पावर स्ट्रोक. मायोसिन जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हाइड्रोलाइज कर चुका था वो रिलीज कर देगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे और वो पावर स्ट्रोक करेगा. यानी कि मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है वो एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा. अब उसके बाद इसकी सेपरेशन के लिए एटीपी चाहिए. एटीपी अटैच होगा मायोसिन हेड के साथ. मायोसिन हेड जो है वो डीटैच हो जाएगा एक्टिन के साथ, और अगेन कॉक्ड पोजीशन में आ जाएगा, और अगेन ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगा. लेट्स ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा. ये हमारे पास थिन फिलामेंट है, ये थिक है. इसका ये हेड है जो इस वक्त कॉक्ड पोजीशन यानी कि स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में है. इसके अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हाइड्रोलाइज्ड हो चुके हैं, और ये यहाँ से नेक्स्ट फेज में रिलीज होने हैं जब इसने बाइंड करना है. अब क्या होता है कि जैसे ही अभी तो ब्लॉक है, रेस्ट स्टेज में है. अब हम यहाँ पे देखें तो मायोसिन हेड के साथ बाइंड हुआ, यानी कि नर्व इम्पल्स आया, बाइंडिंग हुई. बाइंडिंग जैसे ही होगी ये रिलीज हो जाएगा. अब इसकी पोजीशन को जरा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे और यहाँ पे. जैसे ही पावर स्ट्रोक करेगा तो ये यहाँ से उसने इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक खींच लिया. स्टूडेंट्स, ये पावर स्ट्रोक हुआ. पावर स्ट्रोक होने के बाद जब ये अटैच्ड है तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए. सो हियर इज द क्वेश्चन, रिलैक्सेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, यानी कि डिटैचमेंट्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एटीपी रिक्वायर्ड है. सो अगर एटीपी रिक्वायर्ड है तो ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है. सो नेक्स्ट हम मूव करें तो डेथ के बाद क्या होता है, यही क्वेश्चन था कि बंदा मर जाए तो स्टिफ क्यों हो जाता है, उसकी बॉडी हार्ड क्यों हो जाती है? स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट डेथ होता यूं है कि उसमें एटीपी मौजूद नहीं होते. एटीपी मौजूद नहीं होते तो क्रॉस ब्रिज टूटती नहीं है. क्रॉस ब्रिज टूटती नहीं है तो मसल स्टिफनेस हो जाती है. इसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया? रिगर मॉर्टिस. तो लिविंग सेल में क्या होता है? स्टूडेंट्स, लिविंग सेल में इतने एटीपी होते हैं कि मायोसिन हेड को डिटैच किया जा सके और आसानी से बॉडी को सॉफ्ट रखा जाए. ऑल और नन रिस्पॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टूडेंट्स, या तो सारे मायोफिब्रिल्स पार्टिसिपेट करेंगे या फिर कोई मायोफिब्रिल पार्टिसिपेट नहीं करेगा. व्हाई? देखें, अगर तो एक मसल फाइबर के पास, किसके पास? मसल फाइबर के पास नर्व इंपल्स आ गया तो सब पार्टिसिपेट करेंगे. अगर नर्व इंपल्स नहीं आया तो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा. यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? मायोफिब्रिल्स की. अगर हम डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, यानी कि ऑल और नन का रिस्पॉन्स एप्लीकेबल है वो मायोफिब्रिल्स पर है. या तो सारे मायोफिब्रिल्स पार्टिसिपेट करेंगे या कोई नहीं करेगा. स्टूडेंट्स जरा अंडरस्टैंड कीजिए. ये देखें, ये स्केलेटल मसल है. अब स्केलेटल मसल में देखें तो मसल बंडल्स हैं. मसल बंडल्स में देखें तो मसल फाइबर्स हैं. इस मसल फाइबर्स के पास नर्व इंपल्स
अगर तो आ गया तो सारे के सारे मायोफिब्रल्स पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसमें नर्व इम्पल्स नहीं आया, यानी कि देयर इज नो नर्व इम्पल्स, तो कोई भी मायोफिब्रल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो मसल कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, किस एंगल पे कॉन्ट्रैक्ट होना है, इधर इट इज ऑन 90, 130, 45, या किस एंगल पे उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें हम कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा मसल फाइबर्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगी। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मसल क्रैम्प रात को ही क्यों होता है, और ये मसल क्रैम्प क्या चीज़ है। दूसरा पॉइंट, अगर एस्ट्रोनॉट्स यानी खला में जो जाते हैं साइंटिस्ट, माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं, तो मसल्स उनके वीक क्यों हो जाते हैं, मसल्स थक क्यों जाते हैं। अच्छा, जो ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं उनको थकावट कम क्यों होती है एज कंपेयर टू द बिगिनर्स। इस तरह के क्वेश्चंस और बहुत सारे एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।